हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्रोफेसर ब्यूबेंस। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है एज पर जीपैट इज कंसर्न। जैसे कि आप सबको पता है कि आइसोमेरिज्म जो पार्ट है उसके ऊपर जीपैट में हर बार क्वेश्चन आता ही है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो रहता ही है। तो उसके लिए आपको ये टॉपिक अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। तो अगर आपको ऐसे लग रहा होगा कि यार ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो बहुत इजी है, हम इजीली क्वेश्चंस जो भी रहेंगे जीपैट में तो उसको डील कर लेंगे या सॉल्व कर लेंगे, तो ये दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हैं। आप इसका आंसर मुझे वीडियो पॉज करके खुद से ही इसका आंसर देने की कोशिश करिए। अगर आप इजीली इसका आंसर दे पा रहे हो तो यस, आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अच्छा खासा पता है या आता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन देने में आंसर करने में अगर आपको थोड़ी सी भी अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और इससे बहुत सारी चीज़ें लर्न करने की कोशिश करिए। ओके, तो ये दो क्वेश्चंस है, आप इसको ध्यान में रखिए और इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप जैसे आप वीडियो देखते जाओगे तो इसका आंसर आपको पता चलेगा। और इसी टाइप के क्वेश्चन जीपैट में पूछे जाते हैं। ओके, या तो कंपाउंड दे देगा और उसके ऊपर से कौन सा आइसोमेरिज्म उसमें ऑकर हो रहा है वो पूछा जाएगा, या फिर कुछ डेफिनेशंस पूछी जाएगी, जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब क्या, या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब क्या, सिलेक्ट द रॉन्ग आंसर फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इस तरीके के क्वेश्चंस जीपैट में पूछे जाते हैं। या फिर आइडेंटिफाई द नॉमेनक्लेचर या फिर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग आइसोमर्स, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा या एंड सो ई एन जेड नॉमेनक्लेचर रहेगा। तो उस पर से आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन एटम का फाइंड आउट करते आना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप आप सबको मज़ा आएगा ये लर्न करने में। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने से पहले हम एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये आया कहाँ से या फिर ये कहाँ पे फिट बैठता है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म दैट वी ऑल नो कि आइसोमर्स ऐसे। अब आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन में भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। आइसोमेरिज्म अगर पूछा कि व्हाट इज आइसोमर्स तो बोल देते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ आइसोमर्स। ओके, डेफिनेशन ऑफ आइसोमर्स इज same molecular formula but different physical and chemical properties. This is the correct definition of isomers. If we talk about structural isomers, then it will comes to same molecular formula and different structural formula. Okay, तो यहाँ तक हम सबको पता है कि आइसोमर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब क्या, ये भी आपने बहुत स्टडी किया होगा। तो आइसोमर्स के दो मेन टाइप होते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है और दूसरा होता है स्टेरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हमने पढ़ रखा है, हमको सबको पता है कि इसमें क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ओके, यहाँ पे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेकिन अगर हम स्टेरियो आइसोमर्स की अगर बात करें तो स्टेरियो आइसोमर्स में ऐसा नहीं होता है। स्टीरियो आइसोमर्स में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगेन सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आल्सो। ओके, तो स्टीरियो आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहेगा और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम रहेगा। तो डिफरेंट क्या है, सो दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ atoms or groups. They have different arrangement of atoms और groups। और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तो दोनों में भी सेम डिफरेंट रहेंगे। मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग रहते हैं और स्टेरियो आइसोमर्स के भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं। तो दिस इज अबाउट स्टेरियो आइसोमर्स। लेकिन यहाँ पे स्टेरियो आइसोमेरिज्म अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। यहाँ पे स्टेरियो आइसोमर्स और दो टाइप में डिवाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। हैंडराइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप पॉज करके या जूम करके समझ लीजिए। तो कॉन्फ़िगरेशनल
और कन्फर्मेशनल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉन्फ़िगरेशनल जो होते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल जो होते हैं दीज आर सेपरेबल, मतलब ये जो आइसोमर्स रहेंगे दीज आर सेपरेबल, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ एनी फिजिकल और केमिकल टेक्निक। मतलब इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का मेजर डिफरेंस होता है। जैसे मान लो एक आइसोमर है जिसका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा 40 डिग्री सेल्सियस और दूसरा आइसोमर है उसका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा 60 डिग्री सेल्सियस। तो बाय मीन्स ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन हम या फिर डिस्टिलेशन के मीन से दोनों को सेपरेट इजीली कर सकते हैं। तो दीज आर सेपरेबल, कॉन्फ़िगरेशनल जो होंगे वो क्या रहेंगे? सेपरेबल। बट इफ यू टॉक अबाउट कन्फर्मेशनल, अगर कन्फर्मेशनल की अगर हम बात करें सो दीज आर नॉन सेपरेबल, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। दीज आर नॉन सेपरेबल आइसोमर्स जिसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ओके, सो दीज आर कन्फर्मेशन। नाउ अब आप बोलोगे सर हमको तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना था, आपने ये क्या शुरू कर दिया? तो ये दिस इज द बेसिक। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ पे फिट बैठता है पहले हमको वो फाइंड आउट करना है और उसके बाद में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशनल कन्फर्मेशनल तो ठीक है, ये हम नेक्स्ट कभी वीडियो में देखेंगे। लेकिन कॉन्फ़िगरेशनल में अगेन इट डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कॉन्फ़िगरेशनल जो होता है वो फिर से दो टाइप में डिवाइड होता है। एक होते हैं इनैंशियोमर्स जो आपने सबसे ज्यादा सुना है, और सेकंड होते हैं डायस्टेरियोमर्स। सेकंड क्या होते हैं? डायस्टेरियोमर्स। मतलब कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इनैंशियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स। नाउ if you talk about enantiomers, this enantiomers shows optical isomerism. Why? This enantiomers shows only optical isomerism. ठीक है, but diastereomers shows geometrical isomerism. Diastereomers shows geometrical isomerism as well as optical isomerism. मतलब जो डायस्टेरियोमर्स जो रहेंगे वो दोनों भी आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी, और इन सम केसेस इट विल शो आल्सो ऑप्टिकल आइसोमर्स। लेकिन इनैंशियोमर्स जो रहेंगे दैट विल ओनली शो यू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नाउ व्हाट आर इनैंशियोमर्स? इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये क्या होते हैं? मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। और डायस्टेरियोमर क्या होते हैं? डायस्टेरियोमर क्या होते हैं? These are non-mirror image. These are non-mirror images of each other. तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, दो क्वेश्चन थे, उसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। डायस्टेरियोमर क्या होते हैं? नॉन मिरर इमेज। और डायस्टेरियोमर ही क्या शो करते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? नॉन मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। Okay, so this is your answer of that question. So this is all about the basic. तो यहाँ पे हमको आज का जो टॉपिक है जो हमको स्टडी करना है दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, GI। ये हमको स्टडी करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अगर डायरी और पेन लेकर अगर आप बैठे होंगे तो डायरी और पेन से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक एंड बैकग्राउंड। नाउ विल मूव फॉरवर्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अगर आपको आइसोमेरिज्म का काउंटर क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन काउंटर करना है जीपैट में तो ये टॉपिक आपको अच्छे से करना पड़ेगा। कंप्लीट आइसोमेरिज्म जो भी रहेगा वो पूरा अच्छे से करना पड़ेगा। इस पे क्वेश्चन आता ही है बहुत बार जीपैट में। ठीक है, ओके। और बाकी सब लोगों का लॉकडाउन कैसे जा रहा है छुट्टियों में? बहुत सारे लोग तो YouTube और Netflix एंजॉय कर रहे होंगे, आई होप। ओके, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ही हम बोलते हैं सिस एंड ट्रांस। क्या बोलते हैं? सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसको सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे ये कंपाउंड है, यहाँ पे OH लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है,
यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे OH लगा है, ठीक है। ये एक कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड में किस टाइप का आइसोमेरिज्म होगा? ऑब्वियसली इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा। अगर दोनों सेम ग्रुप सेम साइड में अगर होते हैं तो उसको बोलते हैं सिस। सेम ग्रुप अगर सेम साइड में अगर होते हैं तो उसको बोलते हैं सिस। जैसे OH दोनों भी सेम साइड में है तो इसको बोलेंगे सिस। लेकिन यही अगर दोनों सेम ग्रुप अगर सेम साइड में ना होते हैं, अपोजिट साइड में अगर होते हैं, ये हाइड्रोजन। तो इस तरीके का अगर होता है, दोनों सेम ग्रुप है लेकिन अपोजिट साइड में है, तो इसको बोलते हैं ट्रांस। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस आइसोमर। मतलब ये सिस और ये ट्रांस। सिस में आईएस होता है, आईएस मतलब आइसो वर्ड हम जो बोलते हैं, तो आइसो का मीनिंग होता है सेम, तो उस पे से याद रखने का। सिस मतलब सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, तो इसको बोलते हैं सिस फॉर्म। लेकिन अगर अपोजिट साइड में है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। ओके, नाउ अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, यहाँ पे ये तो सिस और ट्रांस आइसोमर्स हो गया, लेकिन अगर इस तरीके का अगर कंपाउंड अगर है, CH डबल बॉन्ड CH OH H एंड OH, तो इसमें सॉरी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे इसमें फिर कौन सा आइसोमर्स होगा? इसमें भी हम बोल सकते हैं क्या सिस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा? तो आंसर है नहीं, बिकॉज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो सबसे मेन फंडामेंटल फिनोमिना है वो ये है कि इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड। इसमें एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड रहना चाहिए। क्या है कंडीशन? इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड क्या करता है? ठीक है, डबल बॉन्ड गिव्स रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या देता है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, एंड दिस इज द मैंडेटरी कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं रहेगा वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट मैंडेटरी केस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब क्या? फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे एक ही सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर एग्जांपल ये एक बॉन्ड है सिग्मा, इधर से एक कार्बन एटम अटैच्ड है और इधर से दूसरा कार्बन अटैच है, और ये जो मेरे फिंगर्स दिख रहे हैं, दीज आर द फिंगर्स दैट डिफरेंट ग्रुप्स दैट हैव बीन अटैच्ड टू दी कार्बन एटम। ये चार दिख रहे हैं आपको, तो ये चार ग्रुप अटैच्ड है। अब अगर यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड अगर है, सिग्मा बॉन्ड है, तो ये रोटेट हो जाएगा इस तरीके से, दिख रहा है? ये इट कैन रोटेट। सो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कौन सा भी हो वो इंटरचेंजेबल रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। लेकिन अगर डबल बॉन्ड अगर है, तो फॉर एग्जांपल ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड अगर आप इसमें से किसी भी कार्बन को अगर रोटेट करने की कोशिश करो, फॉर एग्जांपल ये मेरा वॉच वाला हैंड है, इसको कार्बन कंसीडर करो और इसको स्टैटिक रखा और इसको घुमाने की कोशिश की, तो ये ब्रेक हो जाएगा। मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहना जरूरी है। एक बार अगर इसका सिस फॉर्म हमको आइडेंटिफाई हुआ तो वो सिस ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर ट्रांस आइडेंटिफाई हुआ तो वो ट्रांस ही रहेगा, वो सिस में कन्वर्ट नहीं होगा। सो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए अगर सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड अगर है तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझा होगा आई होप। फॉर एग्जांपल और डिटेल में अगर हम इसको देखा जाए, जैसे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की अगर हम बात करें, तो अगर यही कंपाउंड का अगर हमने एग्जांपल लिया तो इसी कंपाउंड में क्या है, जैसे जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो एक ही प्लेन में है। ठीक है, ये एक प्लेन में। फॉर एग्जांपल ये कार्बन एटम ने इस दूसरे कार्बन एटम के साथ में बॉन्ड फॉर्म किया है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके, ये एक, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है यहाँ पे। इसके साथ में एक OH ग्रुप अटैच्ड है यहाँ पे, इसके साथ में एक हाइड्रोजन अटैच्ड है यहाँ पे, इसके साथ में अगेन एक हाइड्रोजन अटैच्ड है यहाँ पे।
ठीक है। इसके साथ में अगेन एक OH ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा एक जो पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो फॉर्म हुआ है इस तरीके से। हेड टू हेड मैपिंग से अगर फॉर्म होता है तो सिग्मा बॉन्ड, लेकिन पैरेलल ओवरलैपिंग से अगर फॉर्म होता है तो दिस इज पाई बॉन्ड, ये है पाई बॉन्ड। अब आप इमेजिन करो इस कार्बन को मैंने पकड़ के रखा है और इस कार्बन को आप रोटेट करने की कोशिश करो। आप जैसे ही इसको रोटेट करने की कोशिश करोगे ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब उस फॉर्म में वो एग्जिस्ट ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे इसको आप रोटेट नहीं कर सकते, अगर रोटेट करने की कोशिश करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 H CH3 1 2 3 4 4 कार्बन कंटेनिंग 2 ब्यूटीन, ये 2 ब्यूटीन है। तो इसमें CH3 दोनों भी सेम साइड में है इसका मतलब दिस इज सिस फॉर्म, ओके। और अगर इसी को इंटरचेंज, अगर ये CH3 अगर नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। तो दिस इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कंपाउंड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे CH3 H CH3, अब ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? तो आंसर है नहीं, ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे एक कार्बन एटम पे सेम ग्रुप आ गए, एक कार्बन एटम पे सेम ग्रुप आ गए, तो इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं होगा। आप करके देखिए, ये वाला CH3 इधर लगा दिए, इसका CH3 इधर लगा दिए, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम जो कॉन्फ़िगरेशन था वही रहेगा। या फिर ये CH3 नीचे ले लीजिए, ये वाला H ऊपर ले लीजिए, दोनों साइड में सेम कंडीशन रहेगी, मतलब इधर CH3 रहा, इधर हाइड्रोजन, इधर CH3 रहा, इधर CH3, दोनों भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। मतलब नेक्स्ट कंडीशन क्या हो गई? देयर मस्ट नॉट बी सेम ग्रुप ऑन डबल बॉन्डेड एटम। अब डबल बॉन्डेड एटम मतलब कौन सा? जो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कंसीडर कर रहे हैं वो वाला डबल बॉन्ड। ऐसे नहीं कि सर यहाँ पे दूसरा डबल बॉन्ड लगा दिया और उस पर, तो वो मे भी शो कर सकता है, वो डिपेंड्स के आगे कौन सा ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे अगर ये दो कार्बन को अगर हम कंसीडर करें तो ये दोनों कार्बन में से किसी भी एक कार्बन पे सेम ग्रुप नहीं चाहिए, अलग अलग रहेंगे तो ही वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ओके, तो ये एक कंडीशन आपको समझ में आई। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट, अब अगर मैं इस कंपाउंड की अगर बात करूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे मैं अटैच कर देता हूँ OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन और इधर क्लोरीन। ओके, तो अब यहाँ पे सेम ग्रुप नहीं है, जैसे हमने बोला था कि सेम ग्रुप अगर है तो सिस, अगर आप अपोजिट सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड में है तो ट्रांस, लेकिन यहाँ पे तो सेम ग्रुप है ही नहीं। देखो यहाँ पे सेम ग्रुप है ही नहीं, तो अब इस केस में क्या होगा? तो इस केस में हमको, इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा या नहीं? तो आंसर है यस, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। दैट वी कैन डिसाइड फ्रॉम CIP रूल, कान इंगोल्ड प्रीलॉग रूल, इसको बोलते हैं कान इंगोल्ड प्रीलॉग रूल। इसके हिसाब से हमको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, ग्रुप को हमको प्रायोरिटी देनी है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट। क्या करना है? एटॉमिक वेट के हिसाब से हम उसको प्रायोरिटी देनी है, और प्रायोरिटी के बेस के ऊपर हमको डिसाइड करना है कि वो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, सिस में होता है या ट्रांस में होता है। नाउ यहाँ पे अब फिर से हमको सिस और ट्रांस नहीं चलेगा, यहाँ पे हमको अब इसका नेम चेंज हो जाएगा, EZ नॉमेनक्लेचर। इसका नेम क्या हो जाएगा? E and Z नॉमेनक्लेचर। तो E and Z नॉमेनक्लेचर मतलब क्या रहेगा? फॉर एग्जाम्पल
CIP रूल का कहना ये है कि जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी, जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी। फॉर एग्जांपल इस कार्बन एटम में ये दो ग्रुप अटैच्ड है, तो ये दो ग्रुप में एटॉमिक वेट किसका ज़्यादा है? क्लोराइड का, क्लोरीन का ज़्यादा है, इसका मतलब इसको मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, उसके बाद में हाइड्रोजन का उससे कम है तो इसको मिलेगी सेकंड प्रायोरिटी। देन इस कार्बन एटम के लिए भी अगर ये दो एटम को अगर हम देखें, जैसे इससे ऑक्सीजन अटैच्ड है और इससे कार्बन अटैच्ड है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट ज़्यादा है, इसका मतलब इसको मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को। और यहाँ पे CH3 मतलब कार्बन का एटॉमिक वेट कम है, इसका मतलब इसको मिलेगी सेकंड प्रायोरिटी। तो अब अगर आपको डिसाइड करना है E है या Z है, अब यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में है और सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में है, तो अब ऐसे केस में आपको नॉमेनक्लेचर कौन सा देना है वो अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसकी एक सिंपल ट्रिक है। हम हमेशा क्या करते हैं, जब हम काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 इस तरीके से करते हैं। तो 1 से हम जाएंगे 2 की तरफ, ये एक एरो बन गया, राइट। अब 2 के बाद में 2 की तरफ हम फिर से नहीं आएंगे, फिर से हम स्टार्टिंग से काउंटिंग करेंगे, तो 2 के बाद हम जाएंगे 1 की तरफ, राइट, और 1 के बाद फिर से हम जाते हैं 2 की तरफ। दिख रहा है आपको Z बन गया, इसका मतलब ये है Z नॉमेनक्लेचर, मतलब Z कॉन्फ़िगरेशन, राइट। वही अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड C OH CH3 H ऊपर चला गया, क्लोरीन नीचे आ गया, तो इसको प्रायोरिटी 1 क्लोरीन को, हाइड्रोजन को दूसरी प्रायोरिटी, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी। 1 के बाद में आप किधर जाओगे? 2 की तरफ, राइट। 2 के बाद में आप सिर्फ 1 की तरफ, राइट, और 1 के बाद में आप 2 की तरफ। E दिख रहा है आपको, इस तरीके से E बन गया, राइट, ये E बन गया, तो ये हो गया E कॉन्फ़िगरेशन, समझ रहे हो? ये बन गया E कॉन्फ़िगरेशन, मतलब Z इज इक्विवेलेंट टू सिस एंड E इज इक्विवेलेंट टू ट्रांस, समझ रहे हो? आई होप यहाँ तक आपको समझ गया होगा। और एक एग्जांपल देखते हैं इसमें, इसी का और एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे मैं लगा दूँ OH, यहाँ पे लगा दूँ मैं OCH3, यहाँ पे लगा दिया मैंने नाइट्रोजन H नाइट्रोजन CH3 अब क्या करोगे? अब इसको नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे? ओके, तो अब यहाँ पे तो जैसे CIP रूल का अकॉर्डिंग क्या था कि जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दो, लेकिन यहाँ पे अभी आपको क्या दिख रहा है, जैसे इस कार्बन एटम की अगर हम बात करें तो इस कार्बन एटम से यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है डायरेक्टली और यहाँ पे भी ऑक्सीजन अटैच है, तो अब किसको प्रायोरिटी दोगे? तो CIP रूल का कहना ये है कि अकॉर्डिंग टू CIP रूल ये बोलता है कि चेक फॉर द नेक्स्ट एटम हु इज डायरेक्टली अटैच टू द डबल बॉन्डेड एटम, मतलब ये एटम डायरेक्टली इसको अटैच्ड है, तो इसको डायरेक्टली अटैच कौन सा एटम है? कार्बन, उसको चेक करो, उसका एटॉमिक वेट चेक करो, इसमें फिर जो जीत जाएगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑक्सीजन अटैच्ड है और एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, राइट। दोनों का अगर एटॉमिक वेट अगर हम कंसिडर करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है? आई होप ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको पता होना चाहिए, आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका एटॉमिक वेट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का मिला के एक पर्टिकुलर नंबर, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन दोनों का मिला के एक पर्टिकुलर, अब ऑब्वियसली हाइड्रोजन और कार्बन, यहाँ पे कार्बन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन से ज़्यादा है कार्बन का एटॉमिक वेट, इसका मतलब इसको मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको मिलेगी सेकंड प्रायोरिटी। सेम यहाँ पे भी वैसे ही हुआ, नाइट्रोजन दोनों भी जगह नाइट्रोजन है, तो प्रायोरिटी किसको दोगे? तो नेक्स्ट कार्बन एटम, ये नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन से अटैच है, लेकिन ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये जीत गया, इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट, इसकी प्रायोरिटी सेकंड। तो सेम 1 के बाद आप 2 की तरफ जाते हो, 2 के बाद आप 1 की तरफ जाते हो और 1 के बाद फिर से 2 की तरफ, इसका मतलब दिस इज E। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया? E। तो सिमिलरली आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स की स्टडी कर सकते हो जिसमें आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल अब और एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ।
फॉर एग्जांपल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन CH डबल बॉन्ड CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, OCH3 एंड H। चलिए बोलिए अब ऐसा अगर आ गया तो क्या करोगे? तो ऐसे केस में क्या है कि जैसे अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे तो कार्बन है, अगला भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, अगला भी कार्बन है, तो अब इसमें प्रायोरिटी किसको दोगे? सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो जब कभी भी आपको इस तरीके का अगर दिखे तो जो डबल बॉन्ड कार्बन एटम होता है उसको आपको कंसीडर करना है कार्बन अटैच टू टू कार्बन एटम, मतलब इसको ओपन अप करना है तो एक बॉन्ड ओपन होगा और वो कार्बन एटम से अटैच होगा। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन अगर आपको दिखता है तो इट अटैच टू 3 कार्बन एटम, ये 3 कार्बन एटम को अटैच होता है। CO अगर होता है तो इट अटैच टू 2 ऑक्सीजन एटम, इस तरीके से, तो वो कंसिडर करना है। तो जैसे यहाँ पे एक कार्बन एटम दूसरे 2 कार्बन एटम को अटैच है, दिख रहा है आपको यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से, तो इसको 2 कार्बन एटम अटैच है, लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन एटम अटैच है, इसलिए इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी। अब यहाँ पे ऑब्वियसली इसको फर्स्ट आएगी, इसको सेकंड आएगी। तो अगेन कैसे आप कर सकते हो, 1 से 2 की तरफ आप जाते हो, 1 2 1 2 मतलब हो गया Z। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया? Z। तो इस तरीके से आपको प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है। आप इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स लेके इसके प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे से बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपको ये मैं खुद बोलता हूँ, ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ हेक्स 3E। ड्रॉ द सीस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ हेक्स 3E। तो हेक्स 3E मतलब क्या कि 6 कार्बन आइटम, तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन आइटम। थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड और मेक द वैलेंसी CH2 CH CH CH2 CH3। ड्रॉ करो इसको, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये ऐसे कैसे, ये एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है और दूसरा अटैच्ड है CH2 CH3 से, ये एक CH2 CH3 से अटैच्ड है और एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है। कौन सा हो गया बोलिए? सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, इसका मतलब सिस, और यही अगर नीचे कर दोगे तो हो जाएगा ट्रांस। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल एक बहुत फेमस एग्जांपल है और जिसपे क्वेश्चन में भी जीपैट में पूछने के चांसेस है, दैट इज ब्यूट, ब्यूट 2 1,4 डायोइक एसिड, ब्यूट 2 1,4 डायोइक एसिड। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन है, मतलब 1 2 3 4 कार्बन आइटम, यस ओके। 2 बोला है, इसका मतलब सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड रहेगा, राइट। 1,4 डायोइक एसिड, 1,4 मतलब लास्ट 1 और ये फोर्थ पोजीशन, 1 2 3 4 पोजीशन पे, और यहाँ पे आ जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा CH, राइट। तो डायोइक एसिड मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन COOH, और ये कार्बन एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है, COOH, और ये कार्बन एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है। तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा ये? दिस इज सिस फॉर्म, डबल बॉन्ड COOH, हाइड्रोजन हाइड्रोजन COOH, ये हो जाएगा ट्रांस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जीपैट में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि सिस फॉर्म को, ब्यूटेनोइक एसिड के सिस फॉर्म को, ब्यूटेनोइक एसिड के सिस फॉर्म को बोलते हैं मैलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? मैलिक एसिड। और ट्रांसफॉर्म को बोलते हैं फ्यूमारिक एसिड। ट्रांसफॉर्म को क्या बोलते हैं? फ्यूमारिक एसिड। तो क्वेश्चन आपको जीपैट में इस तरह से आ सकता है, या फिर बहुत बार ऐसे होता है कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि व्हेन मैलिक एसिड इज हैलोजिनेटेड बाय क्लोरीन इट फॉर्म्स, और नीचे स्ट्रक्चर दिए हुए होते, नीचे क्या दिए होते, नाम नहीं दिया होता, नीचे
स्ट्रक्चर दिए हुए थे, तो उसपे से आपको हेलोजिनेशन कहाँ पे होगा वो आइडेंटिफाई करना है। तो मैलिक एसिड का आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैलिक एसिड मतलब सिस फॉर्म ऑफ ब्यूटानोइक एसिड, तो दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपर साइड में या फिर सेम साइड में होंगे। और ट्रांस फॉर्म मतलब फ्यूमेरिक एसिड, तो दोनों भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो रहेंगे वो अपोजिट साइड में रहेंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि ट्रांस ब्यूटीन व्हेन रिएक्ट्स विथ, तो उस तरीके से आपको प्रोडक्ट फॉर्म है, क्योंकि दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, दोनों की भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, तो दोनों की भी रिएक्शंस अलग रहेगी। ओके ओके, तो अभी आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, आप जिसका आपको आंसर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है आइसोमर्स ड्रॉ करके। तो क्वेश्चन है ड्रॉ दिस सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ सिनेमिक एसिड। राइट डाउन द क्वेश्चन, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड के आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं और वो मुझे व्हाट्सएप पे हमारे जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके ऊपर उसके आंसर सेंड करने हैं। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ तक मोस्ट ऑफ द थिंग आपको क्लियर होगी, सबको पता भी होगा। लेकिन अगर अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ऐसा अगर क्वेश्चन आपको आ जाए, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH HCH3, will it show geometrical isomer? Yes, answer is yes, it will show geometrical isomerism. Now how and why, दो क्वेश्चन है, कैसे और क्यों। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि इसको बोलते हैं अल्डोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? अल्डोक्साइड। अब अल्डोक्साइड मतलब क्या? जब अल्डिहाइड हम ट्रीट करते हैं, फॉर एग्जांपल CCH3 डबल बॉन्ड OH, ये वाला ग्रुप एसिटाल्डिहाइड है। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड जब आपने अगर ट्रीट किया हाइड्रोक्सिल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड के साथ में, आप अगर NH2OH अगर हाइड्रोक्सिल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड इसके साथ में अगर इसको ट्रीट करते हो तो यहाँ से H2 निकलता है, और H2 निकलने के बाद में यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच होगा और ये OH अटैच होगा। ठीक है, मतलब ये यहाँ से निकल जाएगा इतना और ये ग्रुप इसको अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये है अल्डोक्साइड। तो क्या फॉर्म हुआ? अल्डोक्साइड। अब अल्डोक्साइड के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? अगर इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमको देखना है तो यहाँ पे तो बोलोगे सर आप, ठीक है ये कार्बन एटम पे दो ग्रुप है लेकिन यहाँ पे तो एक ही ग्रुप है, तो आप कंपेयर कैसे करोगे? लेकिन यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो दैट वी हैव टू कंसीडर। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या? आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की एक्चुअल में अगर आप डेफिनेशन देखोगे ना, तो दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के हिसाब से आपको नंबरिंग नहीं देनी है, दैट इज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है उसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट, ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये भी ग्रुप में कंसीडर होंगे, राइट। अब अल्डोक्साइड के लिए उन्होंने रूल बना दिया कि यहाँ पे आपको जो नॉमेनक्लेचर रहेगा वो रहेगा सिन या फिर एंटी, सिन या फिर एंटी, सिन और एंटी। तो अल्डोक्साइड के लिए रूल ये है कि H और OH अगर अपोजिट साइड में अगर होते हैं, H और OH अगर अपोजिट साइड में होते हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा एंटी। लेकिन अगर सेम साइड में होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे H आ गया, सॉरी अगर यहाँ पे OH और यहाँ पे अगर H आ गया और यहाँ पे CH3 अगर आ गया, मतलब OH और H दोनों भी सेम साइड में होंगे, तो ये होगा सिन, सिन अल्डोक्साइड, राइट। समझा है आपको यहाँ तक? ओके, नाउ अब ये तो था अल्डोक्साइड, लेकिन अगर केटोक्साइड अगर रहा तो अल्डोक्साइड में इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, अगर केटोक्साइड अगर है तो फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड N और यहाँ पे अगेन ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये OH और यहाँ पे आ गया फॉर एग्जांपल CH3 और C2H5,
तो क्या करोगे, तो नॉमेनक्लेचर क्या रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू नॉमेनक्लेचर रूल उनका कहना ऐसा है कि इसको अगर नॉमेनक्लेचर करना है तो OH के सीन में जो ग्रुप रहा तो उसको सीन बोल के लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हो जाएगा सीन मिथाइल इथाइल केटॉक्साइड, समझ रहे हो। अगर आपको सीन के फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको एंटी के फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा एंटी इथाइल मिथाइल केटॉक्साइड। मतलब एंटी, इसके एंटी में क्या है, इथाइल ग्रुप है, फिर मिथाइल ग्रुप है और ये केटॉक्साइड है। तो इस तरीके से आपको इसका नॉमेनक्लेचर करना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अभी वीडियो में इतना सारा एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। आप बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे लेके प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अगला पार्ट जो रहेगा, अगला वीडियो जो रहेगा वो रहेगा साइक्लिक कंपाउंड्स के ऊपर, स्पायरो कंपाउंड्स के ऊपर, कि उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस तरह से एग्जिबिट होता है। तो साइक्लिक कंपाउंड फॉर एग्जांपल 3 मेंबर ग्रुप अगर है, यहाँ पे अगर कोई ग्रुप है XYZ, X ग्रुप है और यहाँ पे अगर Y ग्रुप है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं, तो वो हमको चेक करना है। तो दैट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में आपको जो भी डिफिकल्टी है आप व्हाट्सएप पे ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हो। जितना ग्रुप में डिस्कशन करोगे उतने ज़्यादा आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे, उतना आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जो भी वीडियो ऋषि सर या फिर मैं भी डाल रहा हूँ तो उसके ऊपर आप डिस्कशन करते चलो। जो भी पॉइंट आप जो भी वीडियो देख रहे हो उसके ऊपर ग्रुप्स में क्वेश्चन पूछते चलो, तो अल्टीमेटली आपका डिस्कशन होगा और वो चीज़ आपके माइंड में फिट रहेगी। तो जब जीपैट का क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप इजीली उसको रिमेम्बराइज कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप आज वीडियो देखोगे, 15 दिन के बाद में वो टॉपिक भूल जाओगे। क्योंकि अब जीपैट का जब आप क्वेश्चन पेपर देने जाओगे तो उस टाइम पे आपको पूरा 4 साल का सिलेबस एक ही साथ में स्टडी करना है, तो तब आपको ये पॉइंट्स याद नहीं रहेंगे अगर आपने उसको थरोली अगर कंसेप्चुअली अगर स्टडी नहीं किया तो आई होप आप सब लोग जो बोला गया है वो फॉलो करोगे और हम साथ मिल के जीपैट क्वालिफाई करेंगे। लॉकडाउन है, अभी फार्मा फील्ड में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी डेवलप होने वाली है और जितनी अपॉर्चुनिटी है उतना ही ज़्यादा कंपटीशन भी है, ये भी बात याद रखिए। जैसे जितने भी फार्मा कंपनीज़ है तो वो फार्मा कंपनीज़ में जितने भी लोग छोड़ के गए हैं उससे ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड थे पहले ही। तो इसमें कंपटीशन, अपॉर्चुनिटी जितनी डेवलप होगी उतना ही कंपटीशन भी बढ़ने वाला है। तो आपको आपके स्किल्स डेवलप करने हैं तो आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जाके फिट बैठोगे। फॉर एग्जांपल जीपैट क्वालिफाई अगर करना है तो जीपैट क्वालिफाई अगर कर ले तो आप बहुत सारे फिल्टर से निकल जाते हो। आप इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, अपीयर होने के लिए ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लॉकडाउन है, इसका पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश करो। ओके, स्टे ट्यून, थैंक यू।